विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट की, आधुनिक भौगोलिक चिंतन, जिसकी शुरुआत वोरेनियस और कांट ने कर दी थी। लेकिन जब हम आगे चलते हैं और भूगोल के सैद्धांतिक पक्ष के अलावा जब हम उसके प्रायोगिक और उसके कहना चाहिए कि व्यवहारिक पक्ष की ओर जब ध्यान देते हैं, जब अप्लाइड ज्योग्राफी का एस्पेक्ट आता है। अप्लाइड ज्योग्राफी शब्द यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन उसका मतलब यही था कि प्रैक्टिकली भूगोल कैसे एग्जिस्ट कर रही है, प्रैक्टिकली भूगोल कैसे अध्ययन कर रही है पृथ्वी का। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट में दो प्रमुख विद्वानों को देखते हैं। एक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरे हैं कार्ल रिटर। दोनों जर्मनी के थे और दोनों की स्थिति, दोनों समकालीन थे लगभग, और दोनों ने भूगोल के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं वो अपने आप में भूगोल को एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि देते हैं, जो आगे के भौगोलिक अध्ययन के लिए आधार देते हैं, आगे के भौगोलिक अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं। पहले हम बात करेंगे हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट फील्ड ज्योग्राफर थे। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है कि भूगोल के क्षेत्र में जब हम अध्ययनकर्ताओं की बात करते हैं तो ये अध्ययनकर्ता मुख्यतः दो रूपों में सामने आते हैं। कुछ हैं फील्ड ज्योग्राफर, जिन्होंने एक क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण किए हैं, प्रेक्षण किए हैं, फील्ड में जाकर अध्ययन किया है और जो व्यावहारिक पक्ष है उसको देखकर अपनी किसी भी स्थापना को प्रतिपादित किया है। दूसरा एक वर्ग है जो है चेयर ज्योग्राफर, जिसको हम लाइब्रेरी ज्योग्राफर्स भी कहते हैं। ये वह वर्ग है जिसने उपलब्ध जो लिटरेचर है, जो उपलब्ध ज्ञान है, जो उपलब्ध जानकारियां हैं, जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उनका अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनको एनालाइज कर और कुछ अपनी स्थापनाएं दी हैं। ये है चेयर ज्योग्राफर्स। हम्बोल्ट फील्ड ज्योग्राफर की श्रेणी में आते हैं। हम्बोल्ट ने अपने पूरे जीवन में 40,000 मील से अधिक की यात्रा की, उस समय की परिस्थितियों में भी, जब ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप नहीं था, जब रूट्स इतने डेवलप नहीं थे, जब यात्राएं समुद्री मार्ग से की जाती थी, बहुत लंबा समय लगता था उनमें, और जब यात्राओं का जो मेजर पर्पस होता था वो व्यापारिक होता था। लेकिन इसके बावजूद हम्बोल्ट ने अध्ययन के लिए, ज्योग्राफिकल वैरायटीज़ को जानने के लिए, भौगोलिक विविधताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतनी लंबी यात्राएं की। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने यात्राओं में ही व्यतीत किया है। हम्बोल्ट और रिटर को फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। आधुनिक भूगोल की जो नींव रखी है वो हम्बोल्ट और रिटर ने रखी है। हम्बोल्ट को जब हम आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम्बोल्ट ने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया। इन्होंने जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ज्योग्राफी की डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया है। इनके अध्ययन में फिजिक्स के सिद्धांत भी मिलते हैं, इनके अध्ययन में स्थल रूपों की जानकारियां भी जियोमॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट में मिलती हैं, क्लाइमेटोलॉजी का पक्ष भी मिलता है, और इसीलिए इनकी स्थापना को, और चूंकि इनकी स्थापनाएं इनके अपने सर्वेक्षण, अपने प्रेक्षण पर आधारित थी, इसलिए वो और ज़्यादा अधिकृत हो जाती हैं। इसलिए इनके योगदान को भौगोलिक चिंतन के जगत में, भौगोलिक जगत में भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया यात्राएं करते समय। ऐसा नहीं कि सिर्फ यात्रा, क्योंकि इनसे पहले जो भी यात्री रहे हैं उन यात्रियों के विवरणों में अधिकांशतः उनके यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। वे जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र की वनस्पति का, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ के ड्रेनेज, वहाँ के लोगों के रहन सहन, इन सबका विवरण उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। और उस आधार पर हम अंदाज़ा लगाते हैं या हम ये कहते हैं कि उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में ये योगदान दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ के क्लाइमेट की बात की, क्योंकि उन्होंने अपने वहाँ के ड्रेनेज की बात की, क्योंकि उन्होंने वहाँ के स्थल रूपों की बात की। और या ह्यूमन ज्योग्राफी में हम उनके योगदान को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ के निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, वहाँ के निवासियों को पर्यावरण से जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, इन सब का अध्ययन हमें मिलता है। लेकिन हम्बोल्ट की यात्रा वृत्तांत थोड़े अलग थे। हम्बोल्ट ने अपनी जो यात्राएं की वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को साथ लेके की। उस समय तक जो भी यंत्र विकसित हुए थे, स्पेशली जो जलवायविक यंत्र थे, वर्षा मापी, ताप मापी, वायुदाब मापी, आर्द्रता मापी और इसी तरीके की और जो भी कंपास, नोमोन, ये जो यंत्र उस समय तक विकसित थे उनको अपने साथ लेके यात्राएं की। और जिन जिन क्षेत्रों में वो गए उन्होंने ये कोशिश की कि इन यंत्रों के द्वारा बिल्कुल अधिकृत मापन
तत्संबंधी तत्वों का किया जाए और उसके बाद उस क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कोई एक स्थापना दी जाए। तो इसलिए इनका अध्ययन ज़्यादा ऑथेंटिक है, इनका अध्ययन ज़्यादा वैज्ञानिक है। वायु का तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, अक्षांश, देशांतर, पवनों का स्वरूप, पवनों की दिशा, ऊंचाइयां अल्टीट्यूड्स, चुंबकीय विचलन, शैलों के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता, प्राकृतिक वनस्पति का वहाँ क्षेत्र विशेष की जलवायु के साथ संबंध और वहाँ पर विकसित होने वाला मानव समुदाय का चरित्र, उनका समाज, उनका दृष्टिकोण, इस सब की चर्चा हम्बोल्ट ने अपने रचनाओं में की है। और इन सब का अध्ययन हम्बोल्ट ने खुद अनुभविक तौर पर किया, खुद क्षेत्र में जाकर अपने प्रेक्षणों के आधार पर किया। ये हम्बोल्ट की बहुत बड़ा योगदान भौगोलिक चिंतन में माना जाता है। जो इन्होंने यात्राएं की उसकी शुरुआत हम 18वीं शताब्दी से मान सकते हैं। 1798 में मैड्रिड स्पेन की यात्रा इन्होंने की, जहां पर विविध प्रक्षेपण इन्होंने किए। उसके बाद ये वेनेजुएला तक पहुंचे। वेनेजुएला में इन्होंने सागर तट का प्रेक्षण किया, वलेंसिया झील की खोज इन्होंने की और इस झील का अध्ययन करते समय इन्होंने ये भी बताया कि जब ये झील सिकुड़ती है तो इसका बहुत बड़ा जो तटीय क्षेत्र है वो एक ऐसी उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है जहाँ पर फसलों उत्पादन भी किया जाता है। और झील के सिकुड़ने का जो कारण इन्होंने बताया उसके लिए इन्होंने डायरेक्टली यहाँ की जो डिफॉरेस्टेशन की जो एक्टिविटी है, जो जंगलों को काटने की जो प्रवृत्ति है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इसका मतलब है कि ये वहीं से भौगोलिक और मानव पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध की बात करते हैं। और इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्राकृतिक स्वरूप है झील का या झील की तली का या उसके तटीय क्षेत्र का, वो परिवर्तित हो रहा है। ये जिक्र इन्होंने किया है। आगे चलने पर इन्होंने ये भी जिक्र किया कि वनों और वर्षा के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं और इसको इन्होंने पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया। जहां वर्षा ज़्यादा होगी वहां प्राकृतिक वनस्पति भी ज़्यादा होगी। ये वर्षा और वनों के बीच में जो सकारात्मक सहसंबंध की जो बात इन्होंने की है उसकी स्थापना एक सिद्धांत के तौर पर इससे पूर्व नहीं की गई थी। 1800 में इन्होंने अमेज़न क्षेत्र की यात्रा की। अफ्रीका का अमेज़न क्षेत्र जो कि विश्व के सघनतम वन क्षेत्र में आता है और वहाँ की जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पर इन्हें ये बहुत कुछ झेलना पड़ा। वहाँ के अजीब से जानवर, वहाँ के इंसेक्ट्स, इन सबको, वहाँ की अननेचुरल तो नहीं कहना चाहिए, वहाँ की जो असहनीय जो जलवायु दशाएं हैं, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाली, उस सबको इन्होंने वहाँ झेला। और इन सारी हार्डशिप्स के बावजूद इन्होंने वहाँ पर अपने अध्ययनों को जारी रखा। ये एक बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है कि उस क्षेत्र का अध्ययन करते समय इस बात के लिए तैयार थे और उन सबको झेलते हुए भी ये लंबे समय तक अमेज़न क्षेत्र में रहे। इन अक्षांशों की इन्होंने अक्षांशों और इन क्षेत्रों की अक्षांशों और देशांतरों तक का शुद्ध मापन इन्होंने वहाँ पे किया और उनको स्थापित करने का प्रयास किया। ऑर्निको नदी का इन्होंने अस्तित्व देखा और ये पाया कि ऑर्निको नदी जो है वो अमेज़न की ही उपशाखा है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ये स्थापना इन्होंने वहाँ दी। तो इन बहुत सारी क्लाइमेटिक हार्डशिप्स के बावजूद इन्होंने जो इतने गहन अध्ययन किए अपने प्रेक्षणों के आधार पर, ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि वो ऑथेंटिक अध्ययन हमें प्राप्त हुए। और इसके बाद अमेज़न से ये गए क्यूबा की तरफ। जब क्यूबा में पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने क्यूबा की जो फिज़िकल जो ज्योग्राफी है उसका अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। वहाँ रहने वाले मानव समुदायों के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और उस दोहन के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन यूज़ करके वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप कर रहे हैं उनका अध्ययन किया। और उनके समस्त जो सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र वहाँ डेवलप हुआ है उसका अध्ययन भी इन्होंने किया। 1801 में इनकी यात्राएं कोलंबिया, एंडीज, इक्वेडोर और पेरू की तरफ देखने को मिलती हैं। दक्षिण अमेरिका की तरफ गए। ये जर्मनी से चले, इन्होंने अफ्रीका का अध्ययन, अफ्रीका के क्षेत्र में पहुँचे, ये दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में पहुँचे। ये इन दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहकर और इन क्षेत्रों का अध्ययन किया है जो कि प्राकृतिक दृष्टि से बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस लिए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने फसलों का अध्ययन किया और ये अध्ययन भी किया कि ऊंचाई, तापमान और प्राकृतिक वनस्पति का फसल प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। इक्वेडोर के विभिन्न ज्वालामुखियों का, इक्वेडोर में एक्टिव वोल्केनोज हैं, पहले भी थे अब भी हैं, इनका अध्ययन इन्होंने किया और इन्होंने ये पाया
रादर ये कहना चाहिए कि इन्होंने कोशिश की कि क्रेटर के नीचे जो गैसेस हैं उन गैसेस से पृथ्वी के अंतरतम का भी पता लगाया जा सकता है और उन गैसेस को कलेक्ट करने की कोशिश इन्होंने की। इन्होंने प्रयास किया कि अगर हम उन गैसेस को किसी तरीके से इकट्ठी कर लें तो हम पृथ्वी के अंतरतम से, जहाँ से ज्वालामुखी का उद्भव होता है, वहाँ की जो रासायनिक संरचना है, जो केमिकल कंपोजिशन है उसका या जो वहाँ पर शैलों का जो प्रकार है उस संरचना का अध्ययन हम कर सकते हैं। ये कोशिश इन्होंने यहाँ पर की। फिर यहीं पर इन्होंने 6326 मीटर ऊंचे चिम्बरोजो पर्वत पर चढ़ाई की और वहाँ पर ये अवलोकन करने का प्रयास किया कि ऊंचाई का मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह पाया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे को क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे वैसे एयर प्रेशर लो होता जाता है। एयर प्रेशर लो होता है, शरीर में ऑक्सीजन की प्राप्ति कम होने लगती है, ऑक्सीजन की उस वायुमंडल में अपने आप में कमी होती है क्योंकि वायु विरल होने लगती है। निश्चित रूप से अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब है कि वायु विरल हो रही है, वायु की सघनता कम हो रही है, ऐसे में ऑक्सीजन कम मिलती है और ये मानव शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। मानव को इसकी वजह से थोड़ी सी अचेता अवस्था का अनुभव होता है, बेहोशी जैसी अवस्था का अनुभव होता है। ये इनका स्वयं का अनुभव था और इसको इन्होंने ही सबसे पहले स्थापित किया कि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन कम मिलती है, वायुमंडल विरल होता जाता है। इसके बाद जब ये पेरू पहुंचे तो पेरू के निकट जो ठंडी समुद्री धारा है उसको सबसे पहले हमबोल्ट ने प्रेक्षित किया, जो हम आज भी पढ़ते हैं और आज भी हमारी इकोनॉमी और हमारे जो सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य है उसके लिए ये धारा इंपॉर्टेंट है। हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे। पेरू की ठंडी समुद्री धारा को सबसे पहले हमबोल्ट ने प्रेक्षित किया। इसके तापमान को और इसकी गति को के मापन करने का प्रयास भी हमबोल्ट ने किया। फिर 1803 में ये मेक्सिको पहुंचे। मेक्सिको की स्थलाकृतियों का वर्णन इन्होंने किया और इन स्थलाकृतियों का सांस्कृतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका अध्ययन भी हमबोल्ट ने किया और इन दोनों को कोरिलेट करने का, सह रूप से सह संबंधित करने का प्रयास किया। इसके बाद मेक्सिको से आगे फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन और फिर अंततः 1804 में फ्रांस तक पहुंचे। ये सारा एरिया इन्होंने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर और इस सारे क्षेत्र का इन्होंने की विजिट्स की और इस सारे क्षेत्र का अध्ययन किया। 1806 में फ्रांस पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी यात्राओं को विराम नहीं दिया, कुछ समय के लिए वहां रुके। उसके बाद 1806 में इन्होंने वेसुवियस ज्वालामुखी इटली की विजिट की और उन अनुभवों को इन्होंने उसके बाद अपने अब तक की यात्राओं के अनुभवों को इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिपिबद्ध किया और अनेक भाषाओं में इनके ये जो रचनाएं हैं इनका अनुवाद भी हुआ है, जिससे इनके द्वारा जो प्रतिपादित संकल्पनाएं थी, जो सिद्धांत थे, उनका समस्त जगत को भान हुआ, समस्त विश्व तक वो जानकारियां पहुंची। अब इनकी रचनाओं में इसके साथ साथ इन्होंने जब ये मेक्सिको पहुंचे थे तो इन्होंने ये भी एक तथ्य प्रतिपादित किया जो इनकी रचनाओं में बहुत प्रमुखता से मिलता है कि मेक्सिको के निवासियों की समृद्धि का कारण उनके द्वारा भूमि संसाधनों का समुचित सदुपयोग है। अगेन ही इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। उन्होंने फिर से ये कहा कि भौतिक पर्यावरण जो संसाधन प्रदान करता है, यदि उनका समुचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से सदुपयोग करते हुए दोहन किया जाए तो वह मानव समुदाय की समृद्धि का कारण बन सकता है। मैक्सिको के संदर्भ में इन्होंने इस बात को स्थापित किया। 1829 में पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड के जार के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया और तब इन्होंने रशिया का जो क्षेत्र था उसकी यात्राएं की। साइबेरिया ये गए, यूराल के हाईलैंड्स पर ये गए, यूराल के पर्वतमाला की इन्होंने विजिट किया और ये संपूर्ण जो मध्यवर्ती रशिया का जो क्षेत्र है उसको क्रॉस करते हुए उसके बाद मंगोलिया की सीमा तक की विजिट इन्होंने की। और जब ये लौट रहे थे तो वापसी में इन्होंने कैस्पियन सागर की जो तटीय निम्न भूमियां हैं उनका प्रेक्षण भी करने का प्रयास किया, उनका प्रेक्षण किया, उनका अध्ययन किया। और इन सारे अध्ययनों, ये जो साइबेरिया और रशिया का जो सारा क्षेत्र था, मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, इसका जब इन्होंने की विजिट की और अध्ययन किया, प्रेक्षण किए, तो इन्होंने निष्कर्षतः ये कहा कि तटीय भागों में से जब भी हम आंतरिक क्षेत्र की ओर जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन आता है। अभी तक की जो ताप कटिबंधों की स्थापनाएं रही हैं हमबोल्ट से पहले, उसमें हमेशा ये रहा है कि जब अक्षांशों में परिवर्तन होता है, विषुवत रेखा से जब हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन आता है। इसी बात को स्थापित किया जाता रहा। हमबोल्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि
जब हम समुद्री क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की ओर जाते हैं तब भी तापमान में परिवर्तन आता है, चाहे वो समुद्री क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र एक ही अक्षांश पर अवस्थित हो। ये बहुत बड़ी स्थापना हम्बोल्ट की मानी जाती है, क्योंकि यहीं से महाद्वीपीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। महाद्वीपीयता की संकल्पना जो है, जो हम मोटे तौर पर कहते हैं कि समस्त विश्व को हम दो जलवायु वर्गों में बांट सकते हैं, एक महाद्वीपीय जलवायु और दूसरी महासागरीय जलवायु। ये जो कंसेप्ट है, इसकी शुरुआत हम्बोल्ट से होती है। हम्बोल्ट ने सबसे पहले महाद्वीपीयता की बात की कि जैसे ही हम सागरीय क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्र की ओर जाते हैं, वहां तापमान में परिवर्तन आता है, चाहे वे दोनों ही क्षेत्र एक ही अक्षांश पर अवस्थित हो। यानी अक्षांशीय प्रभाव कम हो जाता है और महाद्वीपीय और महासागरीय जो प्रभाव है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो और इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर उसके बाद समस्त विश्व का एक जो वर्ल्ड मैप होता है, वो आइसोथर्म्स का वर्ल्ड मैप तैयार किया गया भौगोलिक जगत में। हम्बोल्ट ने नहीं किया, लेकिन हम्बोल्ट की इन तापमान संबंधी प्रेक्षणों के आधार पर ही इनके प्रेक्षणों के बाद, इनके अध्ययन और इनकी जानकारियां जब जगत के सामने आई, उसके बाद वर्ल्ड मैप ऑफ आइसोथर्म, समताप रेखाओं का जो विश्व मानचित्र है वो तैयार किया गया। हम्बोल्ट की योगदान की चर्चा हम आगे भी करेंगे, अभी समय की सीमा है। अगले लेक्चर में हम और बात करते हैं। थैंक यू।